नमस्कार विद्यार्थियों, विश्वास एग्री क्लासेज नागौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं लोकेश चौधरी, एजुकेटर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। साथियों, आज हम बात करेंगे पशुपालन की सामान्य जानकारी। आज ही हमारी दूसरी क्लास है। मैंने आपको पहली क्लास के अंदर जनरल सा परिचय दिया था कि भाई पशुपालन के नाम इन चीज़ों को पढ़ते हैं और हमने परिभाषा देखी थी। आज साथियों हम आगे क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से आशा करता हूँ आप सभी सकुशल मंगल होंगे। आप तैयारी आराम से और जम के कीजिएगा बेटा, मेहनत करते रहिएगा। जब तक सपनों में जान है तब तक आप मेहनत करते रहिएगा। सफलता एक दिन जरूर आपके कदम चूमेगी और उस सफलता को पाने के लिए आपको बड़े संघर्ष की जरूरत है और आपको संघर्ष करते रहना चाहिए। किसी शायर ने खूब गाए, ना थके हैं पाँव कभी, ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर मगर आज भी सफ़र जारी है। मैंने देखे हैं कई दौर मगर आज भी सफ़र जारी है। तो साथियों, इसी भावना को लेते हुए आप अपने लक्ष्य के प्रति अटल रहिए और अपने स्वाभिमान के साथ चलते रहिए। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है भारत का जहाँ पर सबसे ज़्यादा साथियों गवर्नमेंट जॉब को वैल्यू दी जाती है और आपको गवर्नमेंट जॉब लगना है, आपको पशु परिचय की वैकेंसी क्रैक करनी है। तो साथियों, एक बार विश्वास एग्री क्लासेज के साथ में आप जरूर जुड़िएगा। आज हम शुरू करेंगे साथियों पशुपालन के सामान्य जानकारी के जो पार्ट 2 है उसके बारे में। हम पशुओं के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो साथियों, हम बात करते हैं सबसे पहले, कोई भी पशु होगा उसकी पशुपालन के अंदर हम अलग अलग टर्मिनोलॉजी काम में लेते हैं। हम बूढ़े पशु को अलग कहेंगे, जो साथियों उनका बच्चा होता है उसको हम अलग नाम देंगे, और जो उनके वयस्क नर और वयस्क मादा होती है हम उनको अलग कहते हैं। ये साथियों हम घरेलू टर्म्स में बात करें या ग्रामीण भाषा में बात करें तो हम गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं, सही बात है। लेकिन साथियों यहाँ पर साइंटिफिक तौर पर उसे काफ कहा जाता है। क्या कहते हैं? काफ कहते हैं। हम एक जनरल सी सारणी पढ़ते हैं, बस आप ध्यान लगा के देखिएगा साथियों, आराम से सारी चीज़ें मन लगा के पढ़िएगा। तुम्हारा मन कहाँ होना चाहिए साथियों? पढ़ाई के अंदर। हम सबसे पहले बात करते हैं साथियों पशु के नाम की। भाई किस पशु को हम क्या कहेंगे? पशु का नाम। साथियों इस जनरल सारणी के अंदर हम आगे देखेंगे भाई प्रौढ़ पशु या एडल्ट मेल होता है, उसे हम क्या कहेंगे साथियों? उसके आगे हम देखेंगे प्रौढ़ मादा को क्या कहेंगे। उसके बाद में साथियों प्रौढ़ नर है, प्रौढ़ मादा है, तो इनका बच्चा भी हुआ होगा, यानी कि उसके नवजात को या न्यू बॉर्न बेबी को क्या कहेंगे। हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे साथियों उस पशु के वयस्क नर को क्या कहेंगे, जो जवान हो चुका है, और साथियों उस पशु की वयस्क मादा को क्या कहेंगे। मेनली साथियों इन 4-5 शब्दों की एक टर्मिनोलॉजी होती है, एक शब्दावली होती है। यहाँ से हर बार जो एग्रीकल्चर की वैकेंसी आती है साथियों उनके अंदर हर बार इस सारणी से एक ना एक सवाल उठता है और आपको बस मन लगा के देखना है साथियों, आपको यहीं पर याद हो जाएगा। ज़्यादा कोई गंभीर बात नहीं है या ज़्यादा हार्ड कोई चीज़ नहीं है, बस जनरल सी बात है, तभी तो हम इसे जनरल इंट्रोडक्शन कहते हैं। और साथियों जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे आपको मज़ा आता जाएगा। हम साथियों सबसे पहले बात करते हैं गाय की। किसकी बात करें? शुरुआत किससे होती है साथियों? गाय से। किसी भी शुभ कार्य की आप शुरुआत करोगे तो आप किससे करोगे? गौ माता से। ये होता है हिंदू संस्कृति के अंदर साथियों, गाय के जो उत्पाद हैं उन्हें हम सबसे ऊपर और सबसे महत्वपूर्णता देते हैं। हम बात करते हैं साथियों गाय की। गाय का जो प्रौढ़ पशु है या जो बूढ़ा हो गया है हम उसे क्या कहेंगे? सिंपल सी बात है, साधारण सा सवाल है। तो साथियों गाय के हम बूढ़े या एडल्ट मेल को क्या कहेंगे? तो आप सभी को पता है बेटा, क्या कहोगे? सांड कहोगे। क्या कहोगे? सांड कहोगे। तो साथियों आपको उसको लिखना है बुल। इंग्लिश में क्या कहते हैं साथियों? बुल कहते हैं। सर ये तो हमें पता है। हाँ बेटा, ये तुम्हें जनरल 2-3 बातें पता है, जैसे आप आगे बढ़ोगे आप इसको थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी हार्ड होगी लेकिन मैं आपको यही याद करवा दूंगा। साथियों गाय का जो प्रौढ़ पशु होगा उसे हम बुल कहेंगे। तो गाय की जो प्रौढ़ मादा होगी हम उससे क्या कहेंगे, या एडल्ट फीमेल को क्या कहेंगे? तो साथियों से हम क्या कहेंगे? कैटल कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों? कैटल या गाय कहेंगे, या साथियों क्या कहेंगे? काऊ कहेंगे। ठीक है, ये दोनों आपकी समझ में आया। अब आप पूछो कि बेटा के नवजात क्या होता है? तो इन दोनों को जो बच्चा होगा हम उसे क्या कहेंगे साथियों? नवजात कहेंगे। अब नवजात को हम क्या कहते हैं? तो काफ कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? काफ कहते हैं।
चलो सर ये भी ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़िए। बेटा अगर ये नवजात है तो अभी हमें नहीं पता नर है या मादा है, सीधी सी बात, हम जनरल सी बात करते हैं, बिना देख के हम नहीं पता कर सकते। अब ये नवजात आगे जवान होगा तो बेटा हम जवान नर को क्या कहेंगे, या यंग मेल को क्या कहेंगे, या वयस्क नर को हम क्या टर्म्स काम में लेते हैं? तो साथियों हम उसे कहेंगे बुल काफ। क्या कहेंगे साथियों? बुल काफ। सर ये कहाँ से आया? तो बेटा देखो, प्रौढ़ पशु और नवजात को दोनों को प्लस करो, दोनों शब्दों को मेल करो, क्या आ रहा है? बुल काफ आ रहा है। क्या आ रहा है साथियों? बुल काफ आ रहा है। चलो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बेटा अब आगे क्या आदमी कंफ्यूजन जरूर होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको वयस्क मादा कहते ही आपको क्या याद आएगा कि सर ने वयस्क नर के अंदर क्या किया था? बुल और काफ को जोड़ा, तो हम यहाँ पे केटल और काफ को जोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। मतलब ये जो टर्म्स होगी बेटा वो इंपॉर्टेंट होगी, यहाँ से सवाल आया हुआ है प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर। तो बेटा हम इसे क्या कहेंगे? जो वयस्क मादा होगी उसे हम हिपर कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? हिपर। हिपर या हीफर कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों? हीपर या हीफर कहेंगे। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हम गाय के बाद में बात करेंगे साथियों भैंस की। किसकी बात करेंगे? तो जनरल सी बात यह है कि हम गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, तो पहले इन दोनों को देखेंगे, फिर हम आगे चलेंगे साथियों। तो हम बात करते हैं भैंस की। अब गाय और भैंस में लगभग समानता होती है। उसको भी दूध उत्पादन के लिए पालते हैं, उसको भी दूध उत्पादन के लिए पालते हैं, यानी गाय और भैंस को दोनों को दूध उत्पादन के लिए पाला जाता है। कुछ हद तक दोनों में समानता होती है, लेकिन इनकी नस्लें, इनका दूध उत्पादन अलग होता है। तो साथियों हम गाय और भैंस में लगभग समानता ही मानते हैं। भाई गाय पाल लो या भैंस पाल लो, एक ही बात है, घरेलू भाषा में यही कहते हैं। तो साथियों हम भैंस के अंदर क्या कहेंगे? तो बेटा भैंस के अंदर हम आगे क्या लगा लेंगे? बफेलो लगा देंगे। क्या लगा देंगे साथियों? बफेलो। क्या लगाएंगे साथियों आगे? बफेलो बुल कर देंगे। क्या कहेंगे साथियों? बफेलो बुल। ठीक है, फिर क्या हो गया साथियों? अब आप यहाँ पर बफेलो कैटल नहीं लगाओगे। क्या नहीं लगाओगे? बफेलो कैटल नहीं लगाओगे, आप सीधा क्या लिखोगे साथियों? बफेलो। जो प्रौढ़ मादा होगी साथियों उसे हम क्या कहेंगे? बफेलो कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे साथियों? बफेलो बुल कहेंगे। हम जैसे आगे चलेंगे साथियों तो हम आगे बफेलो काफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे साथियों? बफेलो काफ। इनका जो नवजात होगा हम उसे क्या कहेंगे साथियों? बफेलो काफ कहेंगे। आगे साथियों बफेलो बुल काफ हो गया। क्या हो गया साथियों? बफेलो बुल काफ। ठीक है साथियों, जैसे ही हम आगे चलेंगे तो उसे भी हिपर कहेंगे, तो इसे भी हम हिपर कहेंगे, तो बफेलो हिपर हो गई। क्या हो गई साथियों? बफेलो हिपर हो गई। चलो ठीक है, यहां तक तो सारी बातें क्लियर है भाई, दोनों जनरल सी बात है, दोनों में समानता। लेकिन अब हम आगे पढ़ेंगे, वो तुम्हें याद रखना है। चलिए, मन में आ रहा है हाँ सर हम दोनों आसान लगे, हम आगे भी याद रख लेंगे। हाँ बेटा तुम रख लोगे। बहुत जनरल सी बात पढ़ाऊंगा, आपको बहुत आसानी से याद होगी। बस आपको क्या करना है? मन लगाए रखना है। इस क्लास में टिके रहोगे तो आने वाली जो पशु परिचय वैकेंसी आती है उसमें 45/45 जो सवाल आएंगे वो आप सभी क्लियर करके आओगे। लेकिन बात ये है कि बीच में छोड़ के नहीं जाना, आपको मन लगा रहना चाहिए, आपको क्लास पूरी देखनी है। कंटेंट बहुत अच्छा है, तुम्हारे आने वाले भविष्य का निर्माण कर सकता है। तो चलिए साथियों हम आगे बात करते हैं बकरी की या भेड़ की। सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों भेड़ की। करें तो साथियों भेड़ को क्या कहते हैं? भेड़ का जो साथियों प्रौढ़ नर होगा हम उसे क्या कहेंगे? मन में सवाल आ रहा है, जिसे हम सिर्फ कहते हैं उसको प्रौढ़ नर को हम क्या कहेंगे, या प्रौढ़ पशु को हम क्या कहेंगे? जो साथियों भेड़ का जो प्रौढ़ पशु होता है उसे हम रेम कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? रेम कहते हैं। ठीक है, जो साथियों प्रौढ़ मादा होगी हम उसे क्या कहेंगे? तो बेटा रेम के बाद में आएगा यू, और बेटा हम मारवाड़ी भाषा में कई बार शब्द काम लेते हैं यू यू, वो वाला यू। ठीक है, अब बेटा इन दोनों को जो बच्चा होगा हम उसे क्या कहेंगे? सीधी साधारण सी बात है भाई, इन दोनों का बच्चा तो होगा भाई, प्रौढ़ नर और प्रौढ़ मादा बुढ़े हो गए तो उनका बच्चा भी होगा, हम उसे क्या कहेंगे साथियों? उसे लैम कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? लैम कहेंगे। अब देखो
जो टर्म्स तुमने यहाँ पर काम ली थी इस व्यस्क नर को बनाने के लिए, तो बेटा यहाँ पर व्यस्क नर और व्यस्क मादा को बनाने के लिए ये फॉर्मूला काम में ले सकते हो। जैसे आपको व्यस्क नर पूछ रहा है तो प्रौढ़ पशु और नवजात को मिले, क्या होगा साथियों, रेम लैम्ब होगा। सेम व्यस्क मादा के अंदर करना है तो बेटा क्या हो जाएगा, यू लैम्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, यू लैम्ब हो जाएगा। चलो सर यहाँ तक तो हमारे लिए बेटर है, आगे क्या करें, तो बेटा हम आगे की सोचते हैं और आगे एक नया डिसीजन लेते हैं। अब हम बात करते हैं बकरी की। किसकी बात करते हैं, बकरी की बात करते हैं। अब तुम्हें टॉपिक टू टॉपिक चलना है, समय तुम्हारे पास बहुत कम है, तुम्हें इस समय की पराकाष्ठा को समझना है। वो कहते हैं साथियों, जब समय की पराकाष्ठा चरम पर हो, जब समय की पराकाष्ठा चरम पर हो तो वजीर भी राजा के घर से उठा लिए जाते हैं, तो वजीर भी राजा के घर से उठा लिए जाते हैं। तो तुम्हारे पास समय की बहुत कम अवधि बची है, बहुत जल्द दिसंबर के अंदर तुम्हारा एग्जाम होने वाला है। अब तुम अपनी तैयारी के अंदर जी जान अपना पूरा संपूर्ण उसके अंदर झोंक दो। हम बात करते हैं साथियों भेड़ के बाद में बकरी की। किसकी बात करेंगे, बकरी की। अब पूछा जाएगा साथियों, बकरी की जो प्रौढ़ नर होगा या प्रौढ़ पशु होगा उसे हम क्या कहेंगे। साथियों बकरी का जो प्रौढ़ पशु होता है उसे हम बक कहते हैं। क्या कहते हैं, बक कहेंगे। अब साथियों जो प्रौढ़ मादा होगी उससे हम क्या कहेंगे, बहुत शानदार सवाल है। तो साथियों उसे कहते हैं हम डोई या नैनी। क्या कहते हैं साथियों, नैनी के नाम से जाना जाता है। अब साथियों इन दोनों का जो बच्चा होगा, यानी कि बक और डोई के समागम से साथियों जो नए बच्चे की उत्पत्ति होगी या जो साथियों नई संतति होगी, हम उसे क्या कहेंगे, तो साथियों हम उसे क्या कहेंगे, किड कहेंगे। क्या क्या कहेंगे साथियों, किड कहेंगे। बहुत आसानी से और सरल भाषा में किंडा जो आता है वो किड, वैसे याद कर लो वो किसका हो गया साथियों, बकरी का हो गया। अब सेम टर्म जो आपने यहाँ पर काम ली थी, जैसे रेम और लेम को बनाकर साथियों व्यस्क नर बनाया, तो वैसे ही साथियों क्या हो जाएगा, बक किड। क्या हो जाएगा साथियों, बक किड। या साथियों क्या हो जाएगा, जो व्यस्क मादा है वो क्या हो जाएगी साथियों, डोई किड। क्या हो जाएगी, डोई या नैनी किड हो जाएगी। क्या हो जाएगी साथियों, डोई या नैनी किड हो जाएगी। हाँ आपको अब यहाँ तक पता था, आप यहाँ तक जनरली समझ पा रहे हो, लेकिन जैसे जैसे तुम आगे पढ़ोगे बेटा तुम्हारे ऊपर लोड बढ़ता जाएगा। क्या हो जाता होता जाएगा, लोड बढ़ता जाएगा। ठीक है साथियों, तो हम आगे बात करेंगे सुअर की। किसकी बात करते हैं, सुअर की बात करते हैं। ठीक है, जैसे ही तुम बेटा सुअर की बात करोगे तुम्हें सुअर नाम याद आते हैं। अब तुम कहोगे साथियों के क्या हो गया सर, ये कैसे याद होगा भाई, इतने सारे कैसे याद होंगे, हम चलो 4 याद कर लेंगे। अब इसके अंदर तुम एक बात समझना, कोई पशु बूढ़ा हो जाए, जैसे सुअर बूढ़ा हो गया या मनुष्य बूढ़ा हो गया, वो बेटा बेटा क्या हो जाता है साथियों, आप जनरली समझते हो कोई इंसान बेटे बेटे क्या हो जाता है, बोर होता है कि नहीं होता है भाई। अकेला इंसान बेटे बेटे क्या होगा, पूरे दिन आप घर के अंदर पड़े रहोगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसके बाद में आप क्या हो जाओगे, बोर हो जाओगे। तो साथियों इसका जो प्रौढ़ पशु है वो घर के अंदर रह रहे क्या हो गया, बोर हो गया। क्या हो गया साथियों, बोर हो गया। चलो कोई बात नहीं। अब बोर हुए बुढ़े पशु के मन में आया कि आज मैं अपनी लुगाई से कहता हूं मुझे क्या दिखा, 100 दिखा। क्या दिखा साथियों, 100 दिखा। अब इसने कहा तो इसने 100 दिखाया, 100 दिखाते इसका क्या हो गया, मन पिघल गया। क्या हो गया साथियों, पिघल गया। तो किसका निर्माण हुआ, पिगलेट का निर्माण हुआ। चलो यहाँ तक कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्यस्क नर की। तो आपको ये एक तो याद रखोगे, बॉयलिंग कहते हैं इसे। क्या कहते हैं साथियों, बॉयलिंग कहते हैं। अब जैसे ही इस प्रौढ़ पशु के अगर मन में आ सकती है कि मैं अपने वाली को कहूँगे तो 100 दिखा, तो इसके मन में नहीं आएगी, जरूर आएगी। अब इसने भी अपनी जिज्ञासा जाहिर की और अपनी लुगाई का कि आज 100 तू दिखा। अब आजकल क्या होता है साथियों, जो मॉडर्न जमाना है यहाँ पर क्या होता है, 100 दिखाने के बाद गिल्ट फील करते हैं कि यार मैं क्यों नाचा, मैं क्यों नाची। तो बेटा अब ये व्यस्क मादा क्या करेगी, गिल्ट फील करेगी। क्या करेगी साथियों, गिल्ट फील करेगी। तो क्या हुआ, बोर, 100, पिगलेट, बॉलिंग और गिल्ट।
कितनी आसानी से, बहुत सरल सारणी है साथियों, आपको बस ऐसे याद रखनी है, कुछ नहीं करना। आपको गाय और भैंस के अंदर क्या याद रखना है, ये दो याद है, ये याद है, काफ कहते हैं, बुल काफ याद है। अब आपको एक ही टर्म्स याद रखनी है, हिपर। चलो साथियों भैंस में सेम हो गया। अब इसके अंदर साथियों ये तीन नाम याद रखने जो इंपॉर्टेंट है, रेम, यू और लैम्ब। यहाँ पर साथियों बक, डोई या नैनी और किड। अब ये वाला तो स्वर वाला तो आपको यही याद हो गया। चलिए ठीक है सर, हम आगे किसकी बात करते हैं, तो हम आगे बात करेंगे साथियों मुर्गी की। किसकी बात करेंगे, हम आगे बात करेंगे साथियों मुर्गी की। चलिए साथियों हम बात करते हैं मुर्गी की। सबसे अंतिम रूप से अंतिम पशु की बात करेंगे। मुर्गी का जो साथियों प्रौढ़ नर होगा, हम उसे क्या कहेंगे, बहुत शानदार है। अब साथियों अब मुर्गी का जो मुर्गा होता है, सीधी सी बात है, मुर्गी का जो धनी मुर्गा होगा, हम उसे क्या कहेंगे इंग्लिश के अंदर। आप इंग्लिश के अंदर शुरू से पढ़ते हो, आप उसे क्या कहोगे साथियों, तो अब आपको याद आ रहा है कि सर हम उसे कॉक कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों, कॉक कहेंगे। कॉक यानी मुर्गा होता है। चलो ठीक है। अब साथियों जो मुर्गी होगी उसे आप इंग्लिश में क्या कहोगे, तो प्रौढ़ पशु क्या हुआ, या प्रौढ़ नर क्या कहलाया, कॉक कहलाया। प्रौढ़ मादा क्या कहलाएगी साथियों, तो हेन कहलाएगी। अब आपको इंग्लिश के अंदर याद रखना है, ठीक है। क्या क्या हुआ साथियों, कॉक और हेन, ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब बेटा उसका क्या बनाया जाएगा, चिकन बनाया जाएगा। तो इसके बच्चे का क्या नाम देते हैं हम, उसे हम चिक नाम देंगे। क्या कहेंगे, चिक। अभी तो इसे हम चिक्की चिक्की कहेंगे, फिर हम इसका क्या बनाएंगे, चिकन बनाएंगे। क्या बनाएंगे साथियों, चिकन बनाएंगे। अब चिकन बनाया तो उससे उधर क्या बना देंगे, कोक की रेल बना देंगे। क्या बना देंगे साथियों, कोक की रेल, मतलब कोक रेल। क्या बनेगी साथियों, वयस्क नर कोक की रेल बना दी। अब जवान पशु की हम क्या बना देते हैं, या जवान नर की हम क्या बनाते हैं, रेल बनाते हैं। कोई कमाने के लिए भागता है, कोई कुछ करने के लिए भागता है, उसकी रेल हमेशा बनी रहेगी। तो साथियों वो वयस्क नर क्या हो जाए, कोक रेल। पीछे बचे साथियों वयस्क मादा, उसे हम क्या कहेंगे, पुलेट। क्या कहेंगे साथियों, पुलेट कहेंगे। अब आपकी ये जो सारणी है, बेसिक सारणी है, यहीं पर खत्म हो जाएगी। अब आपको बहुत ध्यान से इसके अंदर जो जो शब्द इंपॉर्टेंट है साथियों, मैं उनको पर स्टार लगा देता हूं। अब देखो वहां तक तो ठीक था, इधर बेटा क्या याद रखना है, बोअर, सो, पिगलेट, बॉलिंग और गिल्ट, ये पूरा याद रखना है। बहुत इसका मतलब स्वर इंपॉर्टेंट है। क्या है साथियों, स्वर इंपॉर्टेंट है। अब मुर्गी के अंदर कोक और हेन आपको याद है, चिक याद है। यहाँ पर क्या पूछा जाता है साथियों, कोकरेल और पुलेट के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। आपको इन टर्म्स को आपको याद रखना है, बहुत सरल है। आपको एक बात देखते सर क्या पढ़ा रहे हैं लग रहा है, बेटा मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा। जैसे कोई बच्चा है, वो जन्म से लेकर जब जब वो अलग अलग स्टेज पर होगा, हम उसे हम अलग अलग नाम देंगे। कैसे सर, जब उसे बूढ़ा पशु है तो हम उसे बुल कहेंगे, बूढ़ी मादा है गाय की उसे हम कैटल या गाय कहेंगे। जो गाय का जो नवजात बच्चा है उसे हम काफ कहते हैं। जो वयस्क नर होता है साथियों उसे बुल काफ कहते हैं। जो वयस्क मादा होगी उसे हिपर या हिफर कहेंगे। आपको ये टर्म समझ में आई कि नहीं आई, आई ना बेटा। तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत साधारण सी और सरल सी हैं, एक बार पढ़ने के अंदर आपको बहुत कठिन लगेगी, लेकिन अब आपको धीरे धीरे समझ आ रहा है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ये थी बेटा एक सामान्य से सारणी, जिसके अंदर से एक सवाल डेफिनेटली आएगा और पशु परिचय के अंदर भी डेफिनेटली आएगा। क्योंकि अगर सुपरवाइजर के अंदर पूछते हैं, एग्रीकल्चर के एग्जाम के अंदर, जेट के अंदर पूछते हैं, AAO के अंदर पूछते हैं, तो पशु परिचय के अंदर तो पूछेंगे ही। और ज़रूरी है बेटा, जहाँ से क्वेश्चन बनेगा वहाँ से पूछेंगे। पशुपालन बहुत छोटा सा है, उसके अंदर से हर कहीं से भी सवाल उठ सकता है। तो बेटा अभी हमने जो पढ़ी थी एक सामान्य सारणी पढ़ी थी, और उसके अंदर हमने बेसिकली बहुत नॉर्मल सी और जनरल सी बात की थी कि किस स्टेज पर किस पशु को हम क्या नाम दे सकते हैं, ये सारणी पढ़ रहे थे। अब जैसे बेटा हम आगे चलेंगे जनरल इंट्रोडक्शन के अंदर, तो बेटा हम सभी पशुओं के अंदर क्या पढ़ेंगे, गुणसूत्रों की संख्या की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे साथियों, गुणसूत्रों की संख्या की बात करेंगे। मानव के अंदर बेटा 2n = 46 होते हैं क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर होते क्या, पहली बात तो ये
एक संतति से दूसरी संतति में जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं, क्या होते हैं साथियों, एक संतति से दूसरी संतति में जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, गुणसूत्र कहलाते हैं। किन कारण होता है साथियों, गुणसूत्रों के कारण होता है। इसका मतलब हमारा जो नया टॉपिक जनरल इंट्रोडक्शन का वो है क्या साथियों, गुणसूत्र है। वो क्या है, गुणसूत्र है। क्या होता है, एक संतति से दूसरी संतति में जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं, जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं वो गुणसूत्रों के कारण होता है। अब बेटा जैसे गाय का बच्चा अगर वो गाय के समान दिखाई दे रहा है तो वो किस कारण होगा, गुणसूत्र कारण है। अगर मैं हूं अपने माता पिता के समान दिखाई दे रहा हूं अपने पेरेंटल जीन के अनुसार, पेरेंट्स जीन के, तो बेटा इसमें दिक्कत क्या है, तो बेटा वही तो जीनों का कार्य है, गुणसूत्रों का कार्य किसका है साथियों, गुणसूत्र का कार्य क्या है, जिस संतति से हम उत्पन्न होते हैं उस संतति के समान दिखाई देना, वो किन के कारण होता है, गुणसूत्रों के कारण होता है, क्रोमोसोम नंबर के कारण होता है। सभी पशुओं के अंदर बेटा अलग अलग क्रोमोसोम नंबर है। जैसे हम बात करेंगे अभी सबसे पहले बेटा और सबसे कम गुणसूत्रों की बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री में, जो हम सामान्यतः पढ़ते हैं सुअर के अंदर। बेटा किसके अंदर पढ़ेंगे, तो एक साइड क्या आएगा पशु, एक साइड क्या आएंगे बेटा गुणसूत्र संख्या, ठीक है साथियों। अब पशु में हम सबसे पहले बात करेंगे सुअर की। किसकी बात करेंगे साथियों, सुअर की। और सुअर में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है साथियों, 38 होगी। कितनी होगी साथियों, 38 होगी। अब हम जैसे ही सुअर से आगे बढ़ेंगे तो साथियों हम चलते हैं भैंस पर। किसकी बात करेंगे, हम भैंस के अंदर गुणसूत्रों की संख्या की बात करेंगे। तो भैंसें क्या होती है साथियों, दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। कौन कौन सी, एक तो होती है दलदली, एक होती है बेटा जलीय भैंस। कौन सी होती है, जलीय भैंस, जिसे हम रिवर टाइप भैंस कहते हैं। बेटा दलदली भैंस के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होगी, तो याद करोगे कितनी होगी साथियों, 48। और जलीय के अंदर कितनी होगी साथियों, 50 गुणसूत्र संख्या होंगे। कितने होंगे, 50 होंगे। मानव के अंदर साथियों कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र संख्या होते हैं। किसके अंदर साथियों, मानव के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 46 होती है। कितनी होती है साथियों, 46 होती है। अब हम गाय और भैंस से आगे चलेंगे भेड़ की और। किसकी ओर साथियों, हम बात करेंगे भेड़ की। और भेड़ में साथियों गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखोगे भेड़ के अंदर साथियों गुणसूत्र संख्या होती है 54। कितनी होती है, 54, 54। कितनी होगी साथियों, 54। हम जैसे ही आगे चलेंगे साथियों तो आगे हम बात करेंगे, आराम से बेटा समझ आना चाहिए तुम्हें, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं, या नेक्स्ट पेज लूं, कोई बात नहीं, हम इसी पर बात कर लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको बस। एक होती है बेटा गरीब की गाय। क्या होती है साथियों, गरीब की गाय। अब मन में आ रहा है जो एग्रीकल्चर से नहीं है उन वो पूछ रहे हैं कैसे गरीब की गाय क्या होती है, तो बेटा हम गरीब की गाय कहते हैं बकरी को। किससे कहते हैं, बकरी को। एक बेटा खुद होती है गाय। कौन, खुद गाय जो हमारी माता है। बेटा उसके अंदर हम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 60 होती है। कितनी होती है, 60। यानी कि गरीब की गाय और गाय दोनों के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी साथियों, 60 होगी। कितनी होगी, 60 होगी। अब हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे बात करेंगे साथियों गधा, खच्चर और घोड़े। किसकी बात करेंगे साथियों, गधा, खच्चर और घोड़े की बात करेंगे। गुणसूत्र किसके अंदर साथियों, एक तो गधा, एक खच्चर, एक साथियों घोड़े के अंदर गुणसूत्रों की संख्या की बात करेंगे। अगर हम तीनों के अंदर गुणसूत्रों की संख्या की बात करते हैं तो साथियों गंदे जो गधा होता है उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, डंकी के अंदर साथियों 62, खच्चर के अंदर 63 और घोड़े के अंदर 64। यानी साथियों गधे और घोड़े के संग्रहण से किसका निर्माण होता है,
खच्चर का निर्माण होता है, मतलब इन दोनों के बीच के गुणसूत्र किस में होंगे साथियों? खच्चर में होंगे। तो कैसे होंगे? 62, 63 और 64। अब हम जैसे इससे आगे चलेंगे तो हम बात करेंगे साथियों मुर्गे और कुत्ते। किसकी बात करेंगे? मुर्गे और कुत्ते की बात करेंगे। और बेटा मुर्गे और कुत्ते के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 78। कितनी होगी? 78 होगी। अब इन दोनों के बीच में बच जाता है ऊंट। क्या बच जाता है साथियों? ऊंट। अब हम ऊंट के अंदर गुणसूत्रों की बात करेंगे। ऊंट के अंदर बेटा क्या होता है? ऊंट दो प्रकार के होते हैं। जैसे भैंस दो प्रकार की होती है, दलदली और जलीय, वैसे ऊंट भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होंगे साथियों? एक तो होंगे एक कुबड़, वन हम्प वाले। एक होंगे साथियों दो कुबड़ वाले ऊंट। कौन से होंगे? दो कुबड़ वाले ऊंट। आपने देखा होगा, नहीं देखा तो बेटा कभी मैं यहाँ पर फोटो लगा के दिखा दूंगा, नहीं तो आप गूगल पर सर्च करना वन हम्प कैमल और टू हम्प कैमल, तो आपके सामने आ जाएगा। अरेबियन और एशियन ऊंट की बात करते हैं तो इनके अंदर गुणसूत्रों संख्या कितनी होती है साथियों? तो एक कुबड़ के अंदर जो गुणसूत्र संख्या होंगे वो होंगे साथियों 74। कितने होंगे? 74। दो कुबड़ के अंदर होंगे साथियों 72। दो कुबड़ वाला तुम्हें याद आ जाएगा, 2 और 2 यानी 72। और एक कुबड़ के अंदर कितने होते हैं साथियों? गुणसूत्र संख्या 74 होते हैं। ये चीज तुम्हें याद रखनी है। और साथियों आगे हम बात करेंगे मांस के नाम की। किसकी बात करेंगे साथियों? मांस के नाम की। वो क्या होता है? तो साथियों हम जो फ्लैश या मीट खाते हैं हम उनको पशुपालन के अंदर अलग अलग नामों से जाना जाता है। गाय के मांस को हम कुछ कहेंगे, भैंस के मांस को हम कुछ अलग टर्म देंगे या नाम देंगे, जो मुर्गी होती है उसके मांस को हम अलग नाम देंगे। साथियों मैं आशा करता हूँ कि आपको गुणसूत्र संख्या आसानी से याद होंगे या आसानी से समझ आए होंगे। कुछ नहीं है बेटा, स्वर में 38, भैंसें दो प्रकार की होती है, दलदली और जलीय। दलदली के अंदर 48, जलीय के अंदर 50। साथियों हम भेड़ की बात करेंगे 54। गरीब की गाय और गाय के अंदर गुणसूत्र संख्या समान होते हैं, 60 होते हैं। गधे के अंदर 62 होंगे, खच्चर के अंदर साथियों 63 होंगे, घोड़े के अंदर 64 होंगे। हम जैसे आगे बढ़ेंगे साथियों मुर्गे और कुत्ते में गुणसूत्र संख्या 78 होंगे। एक कुबड़ ऊंट के अंदर साथियों 74, दो कुबड़ के अंदर कितने होंगे साथियों? 72 गुणसूत्र संख्या होंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत जनरल सी बात है, आप आसानी से याद कर पाओगे। और यहाँ से एक सवाल पक्का आता है, गुणसूत्र संख्या पूछे जाते हैं छोटे से छोटे एग्जाम के अंदर। मतलब पशु परिचय, जेट और सीवीटी, कृषि सुपरवाइजर और एलएससी की वैकेंसी के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है। आपको इसको आसानी से याद कर सकते हो। और एक सवाल और अपने 4 नंबर या जेट के अंदर और 1 नंबर आप किसके अंदर साथियों? पशु परिचय के अंदर आप अपना पक्का कर सकते हो। हम आगे बात करेंगे साथियों मांस की। किसकी बात करते हैं साथियों? मांस की। जो फ्लैश होता है साथियों उसको अलग अलग टर्म्स देते हैं। जैसे गुणसूत्र संख्या अलग अलग होते हैं वैसे ही हर पशु के मांस को हम अलग नाम से जानते हैं। सर वो कैसे? तो बेटा मैं एक आपको बता देता हूँ। एक साइड तो हम रखते हैं पशु, एक साइड हम रखते हैं मांस का नाम। क्या रखते हैं साथियों? मांस का नाम। अब जो तुम कह रहे हो हम मीट खा के आए, बेटा हम वो मीट अलग होता है और हम सभी पशुओं का जो मांस है हम उसको अलग टर्म यूज में लेते हैं। ये तुम्हारे मन के अंदर होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए। वैसे मैं बता देता हूँ बेटा, किसी बेजुबान जानवर की हत्या करके अपने मन को शांति नहीं मिलती है, सीधी सी बात ये। लेकिन वो बात अलग है कि आप खाते हो, इसमें कोई दो राय वाले नहीं है, क्योंकि बेटा इकोसिस्टम बना रहना चाहिए। ठीक है, हम बात करते हैं साथियों पशु की। तो हम सबसे पहले बात करेंगे गाय की। किसकी बात करते हैं साथियों? जो गाय का मांस होगा हम उसे किस नाम से जानेंगे? तो साथियों किस नाम से जानोगे? गाय के मांस को हम कहते हैं साथियों बीफ। क्या कहेंगे? गाय को जो मांस होगा उसे हम बीफ कहेंगे। गाय का जो साथियों बछड़ा होगा क्या होगा? मतलब गाय के बछड़े का मांस, गाय के बछड़े का मांस, उसे हम अलग नाम देंगे। क्या देंगे साथियों? उसे हम विल कहते हैं। क्या कहते हैं? गाय का मांस बीफ, गाय के बछड़े का मांस साथियों क्या होगा? विल होगा। क्या होगा साथियों? विल होगा। हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं साथियों भैंस के मांस की। किसकी बात करेंगे? भैंस के मांस की बात करेंगे। भैंस के मांस को हम क्या कहते हैं साथियों? तो याद रखोगे, हम उसे क्या कहेंगे? बफन। क्या कहेंगे साथियों? उसे हम कहेंगे बफन। तो भेड़ के मांस को हम क्या कहेंगे? तो चलिए अभी मैं बता देता हूँ, तुम्हारे मन के अंदर कुछ नहीं रहना चाहिए।
हम भेड़ के मांस की बात करेंगे साथियों तो हम उसे कहेंगे मटन। क्या कहेंगे साथियों? हम उसे क्या कहेंगे? मटन कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों? याद रखोगे, उसे हम मटन कहेंगे। हाँ सर, ये तो हमें पता है। अब आप बताओ बकरी के मांस को हम क्या कहेंगे? तो बहुत साधारण सा और सरल सी बात है। जो बकरी होगी, जो गोट होगी हमारी, उसके मांस को साथियों हम च्यवन या चिवोन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? च्यवन या चिवोन के नाम से जाना जाता है। बेटा भैंस के मांस को कई जगह केरा बीफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केरा बीफ भी कहते हैं। ये भी आप साथ में याद रख लो। गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। हम उससे आगे चलेंगे साथियों, सूअर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अब आप कहोगे सूअर के मांस को क्या कहोगे? मतलब तुम्हारी एनिमल हस्बेंड्री अब 5-7 पशुओं के ऊपर आकर टिक गई है। अब हम पूरी एनिमल हस्बेंड्री के अंदर 5-7 पशुओं की नस्लों की बात करेंगे, हाँ, या हम इनके बारे में बात करेंगे। सीधी सी बात, ये मैंने पहली क्लास के अंदर बताया था बेटा, नस्लें उन पशुओं की पढ़ेंगे और उन्हीं पशुओं के ऊपर आपकी सारी पशुपालन टिकी होगी। समझ में आया? उन पालतू जानवरों के ऊपर जिनके बारे में मैंने बताया था। सूअर की बात करते हैं साथियों, तो सूअर का मांस को हम क्या कहेंगे? पोर्क कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों? पोर्क कहेंगे। अब अगर एग्जाम के अंदर पोर्क नहीं आया तो बेटा सूअर के मांस को नमकीनी मांस के नाम से जाना जाता है। किस मांस के नाम से जानते हैं? नमकीनी मांस के नाम से जानते हैं। चलो सर, यहाँ तक तो ठीक है। हम आगे बात करें तो हाँ बेटा, हम आगे बात करते हैं मुर्गी के मांस की। जो तुम लेग पीस खाते हो उसके मांस की बात करेंगे। तो बेटा हम मुर्गी के मांस की बात करें तो मुर्गी के मांस को हम क्या कहते हैं? चिकन कहते हैं। क्या कहते हैं? चिकन कहते हैं। अभी आप जब हम सारणी बता रहे थे तो मैंने क्या कहा था? बच्चा पहले चिक है, हम उसके बच्चे को क्या कह रहे हैं? चिक। अब उसका आगे क्या बनेगा? चिकन फ्राई, चिकन तंदूरी, चिकन कौरमा, चिकन बटर, चिकन पनीर, बहुत सारी वेराइटी आती है। अब चिंता मत करो, हम उसे क्या कहेंगे साथियों? चिकन कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों? हम उसे चिकन कहेंगे। जो मुर्गी का मांस होता है साथियों, उसको चिकन के अलावा एक सफेद मांस कहा जाता है। क्या कहते हैं साथियों? सफेद मांस कहते हैं। बाकी सभी का मांस लाल मांस होता है, लेकिन इसका मांस कैसा होगा साथियों? सफेद मांस होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। मुर्गी से आगे बात करेंगे साथियों, हम ऊंट के मांस की बात करेंगे। किसके? ऊंट के मांस को क्या कहा जाता है? पशुपालन के अंदर क्या टर्मिनोलॉजी काम में ली जाती है? तो ऊंट के मांस को साथियों हिलिब कहते हैं। क्या कहते हैं? हिलिब या हिल्ब कहा जाता है। क्या कहते हैं साथियों? हिलिब या हिल्ब कहते हैं। ठीक है, हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे साथियों, ऊंट के मांस के अलावा हम बात करेंगे हिरण के मांस की। तो हिरण के मांस को बेटा क्या कहा जाता है? वेनिसन कहा जाता है। क्या कहते हैं साथियों? वेनिसन कहते हैं। अब आपको कोई भी आदमी पूछ ले कि बेटा भैंस के मांस क्या कहोगे? सीधा सा उत्तर आना चाहिए, बफन कहेंगे। मुर्गी का मांस साथियों आपको बेझिझक से आंसर देना है, चिकन या सफेद मांस के नाम से जानते हैं। बाकी सभी पशुओं के मांस को हम लाल मांस कहते हैं। सूअर का मांस पूछे तो उसे हम पोर्क या नमकीनी मांस कहेंगे। आपको पूछे बकरी का मांस तो साथियों उसे हम च्यवन या चिवोन के नाम से जानेंगे। हिरण का मांस पूछे साथियों आप उसे क्या कहोगे? वेनिसन कहोगे। ये सारी बातें तुम्हें क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। ये याद कब होगी? जब आप मन लगा के इनको 2 से 3 बार रिपीट करोगे। साइकोलॉजी क्या कहती है बेटा? किसी चीज को आप बार बार पढ़ो तो वो आपको ऑटोमेटिक याद होगी, ये कहती है। और बेटा जब आप पढ़ते हो तो तुम्हें एक मैं सलाह देता हूँ, 55 मिनट के बाद में आप 5 मिनट को अपने माइंड को रिलैक्स दीजिए। उस टाइम आप या तो आप काम कीजिए कोई छोटा मोटा, या आप गाने सुनिए। माइंड को 50 और 55 मिनट के बाद एक बार छोटी सी शांति मिलना जरूरी, ताकि आपको वापस वो माइंड उसी तरह काम करना चालू करे। हाँ, कई बच्चों की एक समस्या होती है, जब वो पढ़ रहे होते हैं तो उन्हें वो चीज़ें याद नहीं होती है, या उनका माइंड पहले पढ़ते हैं जोश जोश में किताब लेके बैठते हैं और मन में करते हैं आज हम पूरी याद कर देंगे, फिर 2 मिनट के अंदर बड़े बड़े ख्वाब दिखते हैं, नौकरी लगते मैं ऐसे कर दूंगा, नौकरी लगते मैं ऐसे कर दूंगा। तो बेटा वैसा कुछ नहीं होता। तुम्हें उस टाइम क्या करना होता है? मेहनत करनी होती है। उस टाइम आपको अगर माइंड को एक जगह स्थिर रखना है तो बेटा सुबह सुबह क्या क्या करो? छोटी सी मेडिटेशन या व्यायाम क्या करो, ताकि तुम्हारा माइंड क्या रहे? स्टेट एक जगह कॉन्स्टेंट रहे, एक जगह आपको माइंड स्थिर है, इधर उधर घूमे नहीं। ये बात भी आपको याद रखनी है। आज हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी। एक
जनरल इंट्रोडक्शन के अंदर हमने सामान्य सारणी पढ़ी थी, किस पशु को हम किस नाम से जानेंगे, जब वो जिस अवस्था में होगा हम उसे अलग अलग नाम देंगे। उसके बाद में बेटा हमने बात की थी गुणसूत्रों की, उसके बाद में हमने बात की थी मास की। ये सारी चीज़ें हो गई। और अब हम कल जो बात करेंगे बेटा अगले वाले टॉपिकों के बारे में बात करेंगे, जैसे पशु का पेट का वर्गीकरण हो गया, उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें, आवास बचा है, आहार बची, अभी तो बस शुरुआत है एनिमल हस्बेंड्री की। ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो के माध्यम से। आप बने रहेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं साथियों तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।